17वीं सेंचुरी के मिड में क्या होता है, इंडिया को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि अनफेयर टैक्सेस, ब्रोकन ट्रीटीज और उनकी ट्रेडिशन की डिसरिस्पेक्ट होती है वो अलग। इन और जो फार्मर्स होते हैं उनको अपना लैंड भी लॉस करना पड़ता है। सोल्जर्स ह्यूमिलेशन फेस करते हैं बहुत ज़्यादा, रूलर्स को डिथ्रो कर दिया जाता है। ये सारे के सारे टेंशन फाइनली कभी ना कभी तो एक्सप्लोड होंगे ही ना, अगर किसी के साथ इतना अत्याचार करेंगे तो ये जो जितने भी टेंशन है वो एक्सप्लोड होते हैं 1857 में, जहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल सोल्जर सारे के सारे एक साथ आते हैं और एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक रिवॉल्ट होता है अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर व्हिच इज व्हेन पीपल रिवॉल्ट 1857 एंड आफ्टर। तो मिड 1700 में क्या होता है, जो नवाब्स होते हैं यानी कि मुस्लिम रूलर्स और जो राजा होते हैं हिंदू किंग्स, उनको अपनी पॉलिटिकल पावर और सोशल रिस्पेक्ट ना लूज करनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके किंगडम्स को कंट्रोल करना चालू कर दिया था। जैसे कि उन्होंने क्या किया था, रेसिडेंट प्लेस कर दिए थे अपने जो इंडियन रूलर के कोर्ट्स में। अब ये रेसिडेंट्स का काम क्या था, ये यहाँ पे एडवाइस देते थे रूलर्स को, लेकिन एक्चुअली में ये इंटरफेयर करते थे उनके डिसीजंस पे। तो क्या होता था, नवाब्स और राजा अपना इंडिपेंडेंट जो एक्शंस होते हैं ना वो नहीं ले पाते थे, बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं हो पाता था। उसके बाद जो इंडियन रूलर थे ना, उनको अपनी आर्मी भी बैन करनी पड़ी थी, क्योंकि उनको वो जो जो सब्सिडरी अलायंस होती है उसमें क्या होता है, जो ब्रिटिश होते हैं वो अपनी खुद की आर्मी देती है और वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा वो लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि अब जब ये पूरी आर्मी ब्रिटिश की है, ब्रिटिश के कंट्रोल में है, तो ये जो यहाँ पे जो रूलर्स होते हैं ना वो वीकर हो जाते हैं। ओके, और ये डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर में। और ब्रिटिश ने बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई थी, ट्रीटीज़ लाए थे, वॉर किए थे। और एक तो पॉलिसीज़ का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें क्या होता है, जो रूलर के लैंड को ये लोग टेक ओवर कर लेते हैं और तो और जो किंगडम थे ना वो मर्ज हो जाते हैं ब्रिटिश टेरिटरी से। उसके बाद तो और जो नवाब से ले लिया गया था, उनका मेन जो सोर्स था, रिवेन्यू सोर्स, जिसको वो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनसे भी वो ले लिया गया था, रिड्यूस कर लिया गया था, जिससे जो नवाब से जाते हैं वो फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं। तो अब वो फाइनेंशियली वीक हो गए तो उनको ब्रिटिश अथॉरिटी को तो मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी सारे रूलर जो चुप बैठे थे। इससे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने एक सन को अडॉप्ट किया था। वो चाहते थे कि उनके हस्बैंड के डेथ के बाद जो उनका सन है वो थ्रोन पे बैठे और वो एयर बने, लेकिन बाकी जो ब्रिटिश थे ना वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, वो डिनाई कर दिए थे। ऊपर से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, जिसमें उनके जो अडॉप्टेड सन है ना वो एयर नहीं बन सकते थे। तो झांसी है ना, वो अब जब उनका कोई बेटा नहीं है तो एनेक्स कर लिया जाएगा, किसके, ब्रिटिश के थ्रू। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसका स्ट्रांगली अपोज किया। उसके बाद ये इनजस्टिस के खिलाफ लड़ी। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बन जाती है 1857 रिवॉल्ट के। सेकेंड एग्जाम्पल है नाना साहब, ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकेंड के। ओके, तो वो अब ना उनके फादर की डेथ के बाद जो पेशवा बाजीराव थे, उनकी डेथ के बाद उनको पेंशन मिलता था, किससे, जो ब्रिटिश होते थे उनसे रिसीव किया जाना था, बट वो इसे स्टॉप कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, नाना साहब को बहुत चीट फेल्ट होता है। उसके बाद वो बहुत ह्यूमिलेशन टाइप का फील करने लगते हैं, उनके डिसीजन थे। फिर वो क्या करते हैं, अब उनके साथ भी इतना प्रॉब्लम हुआ, उनकी फैमिली स्ट्रक्चर, जो फ्यूचर थी, उनकी पॉलिटिकल राइट थी, उससे वो इनसिक्योर हो गए और उन्होंने जो रिवॉल्ट है 1857 का, उसे ज्वाइन कर लिया था, तो ताकि उनका जो राइट है वो उसको रिस्टोर कर पाएंगे। अवध को भी ऐसे ही अनेक्स कर लिया जाता है। 1801 में क्या होता है, अवध को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि वो सब्सिडरी लाइन्स को साइन करेंगे। लेकिन 1856 में क्या होता है, डलहौजी बोल देते हैं कि यहाँ पे मिसरूल करे, तो वो पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, अवध को अपने अंडर में ले लेते हैं। ऐसे ही मुगल डायनेस्टी का भी एंड होता है। मुगल डायनेस्टी के मतलब मुगल के जो किंग थे ना, उनका नाम पहले कॉइन्स में होता था, उसे वहाँ से रिमूव कर दिया गया, मतलब कि यहाँ पे कंट्रोल कम होते जा रहा है, वो डिक्रीज हो रही है। 1849 में क्या होता है, डलहौजी बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद में उनकी जितनी भी फैमिली होगी ना वो रेड फोर्ट को छोड़ देगी। 1856 में क्या होता है, गवर्नर जनरल कैनिंग बोलते हैं कि बहादुर शाह जफर ही ना लास्ट मुगल किंग होंगे, इसके बाद जो भी होंगे ना वो सारे के सारे प्रिंस होंगे, मतलब कि अब ये रूल नहीं कर पाएंगे। ये तो हो गई रूलर्स की प्रॉब्लम, लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही थी, पीजेंट्स प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग पीजेंट्स के बारे में देख लेते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा हैवी टैक्स पे करना पड़ता था। उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन की जो फॉर्मूले थे, प्रोसेस था, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इससे वो क्या करते थे, लोन में फंसते जाते थे और उसे रीपे नहीं कर पाते थे, जिससे क्या होता था, उनके जो एंसेस्टर जो थे, जिनका लैंड था, जिन पे वो फार्मिंग करते आ रहे थे, वो भी उन्हें खोनी पड़ती है। इससे क्या होता है, पीजेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ज़मींदार भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो अब क्या होता है, जो सिपोइज होते हैं, सिपोइज भी अपनी कंडीशन से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे और इनके अनहैप्पीनेस का ही एक बहुत मेजर कॉज है रिवॉल्ट ऑफ 1857। सिपोइज कौन होते हैं, इंडियन सोल्जर्स होते हैं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ आर्मी सर्व करते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इन्हें अनफेयर ट्रीट कर रहे थे, लो सैलरी दे रहे थे, अलाउंस भी बहुत कम थे, इनका डिसरिस्पेक्ट भी करते थे, इनकी जो सर्विसिंग है उसकी वैल्यू भी नहीं करते थे। और बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स के रिलीजन कस्टम को भी हर्ट हो रहा था। पहले क्या होता था, इंडिया में माना जाता था कि जो भी क्रॉस कर रहा है सी को वो गलत है उनके रिलीजन के हिसाब से। 1824 में क्या होता है, सिपोई को ऑर्डर किया जाता है कि वो बर्मा
जाएंगे बाय सी, मतलब वो सी से ट्रैवल करते हुए जाएंगे, लेकिन वो मना कर देते सी, क्योंकि उनके बिलीफ के अगेंस्ट था। तो ब्रिटिश ने उन्हें हार्शली पनिश करते थे। तो उन्होंने न्यू लॉ लाया, जब देख रहे थे वो किसी को ही नहीं मान रहे, तो ओवरसीज सर्विस लॉ को लाया गया 1856 में। इसमें क्या होता है, ब्रिटिश ने एक लॉ पास करी जिसमें सारे के सारे जो सोल्जर्स थे, रिक्रूट हुए थे, उनको ये एग्री करना पड़ रहा था कि वो सर्व करेंगे सारे के सारे आउटसाइड इंडिया में, वो इंक्लूडिंग जो ओवरसीज़ है वहाँ पे भी वो जाएंगे। इससे क्या हो रहा था, सोल्जर्स में एक फियर क्रिएट हो रहा था, क्योंकि वो उनके रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो वो अपनी रिलीजन को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। तो ये एक एंगर था, बहुत बड़ा मेजर रीज़न था जिससे ये रिवॉल्ट बना 1857 का। सोल्जर और पीजेंट के बीच में ना एक कनेक्शन था। अब वो कनेक्शन कैसा था, बहुत सारे जो सिपोइज होते थे ना, वो पीजेंट फैमिली से आते थे, क्योंकि जब पीजेंट्स गुस्सा होते थे तो सिपोइज भी गुस्सा होते थे। अब पीजेंट्स क्यों गुस्सा होते थे, क्योंकि उन्हें हाई टैक्स देना पड़ता था, उनकी ज़मीनें खोती जा रही थी ब्रिटिश पॉलिसी के कारण। अब जब सिपोइज एक सिमिलर बैकग्राउंड को शेयर करते हैं तो वो कंसर्न भी करेंगे ऑब्वियसली, तो अभी सिंपैथाइज्ड फील करते थे पीजेंट्स लोग के लिए। तो यही कनेक्शन है रिवॉल्ट को वाइडन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि सोल्जर्स और कॉमन पीपल जो फोर्स थी वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में ज्वाइन कर लेते हैं। ब्रिटिश ने बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया। वो ये क्लेम करते थे कि वो हमारी इंडियन सोसाइटी को ना इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि वो हमारे रिलीजन पे इंटरफेयर कर रहे हैं और हमारे ट्रेडिशंस पर भी। जैसे कि उन्होंने सती पर बैन कर दिया, विडो री मैरिज के लिए अलाउ कर दिया, जो कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन था। उसके बाद उन्होंने प्रमोट किया इंग्लिश एजुकेशन को, क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे उन्हें अलाउ कर दिया कि वो वर्क करेंगे फ्रीली। 1850 के लॉ में क्या होता है, उन्होंने लोगों के लिए और ज़्यादा ईजी बना दिया कि ताकि वो कन्वर्ट कर पाए क्रिश्चियनिटी पे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये फील लगने लगा, जो इंडियंस थे, कि वो उनके जो रिलीजन कस्टम है, उनके ट्रेडिशन है, ये दबते जा रही है, जिससे और ज़्यादा जो नाराज़गी है ना वो ग्रो होते जाती है, ऐड होते जाती है अगेंस्ट द ब्रिटिश। विष्णु भट्ट गोडसे ये एक राइटर थे और ये ट्रैवल कर रहे थे मथुरा के लिए। तो जब मज़हब प्रवास में जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था ना वो उसे रिकॉर्ड करने लगे थे। ड्यूरिंग हिज जर्नी वो बहुत सारे सिपाही से मिलते जो उन्हें वार्न भी करते कि एक्सपेक्टेड 3 दिनों में ना बहुत बड़ा रेबेलियन यहाँ पे होने वाला है। तो वो जब बात कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि जो सिपाही थे वो बिलीव करते थे कि जो ब्रिटिश थे ना वो उनके हिंदू मुस्लिम रिलीजन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। और तो और सिपाही ने ये भी बताया कि एक जो 84 न्यू रूल्स है ना वो पास किया गया है। जब कोलकाता में मीटिंग हो रही थी किंग्स और प्रिंसेस के बीच में, तब इंडियन किंग्स ने ये 84 न्यू रूल को रिजेक्ट कर दिया था और ब्रिटिश को वार्न भी किया था, क्योंकि वो उन्हें प्रेशर कर रहे थे। और ये भी रूमर्स था कि ब्रिटिश ने ना एक सीक्रेट वॉर रिलीजन को प्लान किया है, वो प्रिपेयर करने वाले हैं। ये सारे रूमर स्प्रेड होते हैं मेरठ के कैंटोनमेंट से, जहाँ पे ऑर्डिनरी लोगों के बीच में जल्दी से एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है फियर और एक्साइटमेंट का। सारे लोग बहुत चिंता में भी थे, उनको इंट्यूशन भी हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जो कि रिजल्ट होता है 1857 के रिवॉल्ट का। सूबेदार सीताराम पांडे वो खुद एक बंगाल नेटिव आर्मी में थे। वो उन्होंने अपना रैंक इस तरीके से रोज़ कर लिया था कि वो सूबेदार बन गए थे। उनके खुद के सन जो थे वो रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट भी किए थे, वो मारे भी गए थे, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी थी ना ब्रिटिश के लिए वो सेम थी, वो कांस्टेंट थी। उन्होंने नोटिस किया था कि जब अवध का एनेक्स हुआ था तब ब्रिटिश के लिए जो सिपोइस के बीच में है ना वो बहुत एक डीप जो डिस्ट्रस्ट है ना वो चालू हो गया था। जो एजेंट थे नवाब के, दिल्ली किंग थे, वो ये रूमर को स्प्रेड कर रहे थे, उनसे प्रॉमिस कर रहे थे कि उनकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। और जो दिल्ली किंग थे, नवाब थे, उनका ये गोल था कि वो लोगों को जो सिपोइज है उनको परसुएड करेंगे रेबल करने के लिए, ताकि वो अपना पावर है एम्पायर ऑफ दिल्ली का वो उसको रिस्टोर कर पाएंगे। उनका मानना ये था कि ये तब तक ही पॉसिबल हो पाएगा जब तक वो एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और इसके लिए हिस्सा लेंगे। सूबेदार सीताराम पांडे के अकाउंट से ये पता चलता है कि जो सिपोइज थे ना उनके बीच में एक डिससेटिस्फैक्शन था जो कि ग्रो होते जा रहा था, और ये ऑर्गेनाइज और एफर्ट्स डल रहे थे इंडियन लीडर्स के थ्रू। वो उनको एंकरेज कर रहे थे कि वो रिवॉल्व करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। द कार्टर्स कंट्रोवर्सी। तो ब्रिटिश ने ना सिपोइज के लिए न्यू राइफल को इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्हें इनका यूज़ करना भी सिखाया था। इन राइफल को लोड करने के लिए शोल्डर्स को क्या करना पड़ता था, कार्टर्स को काट कर खोलना पड़ता था। और रूमर ये था कि कार्टर्स जो है ना काऊ और पिग के फैट से ग्रीस किए गए थे। अब हिंदू काऊ को अपनी माता मानती है तो वो कैसे ये कर सकती है, उनकी हत्या उन्हें दे सकती है। और मुस्लिम्स क्या होते थे, वो पिग को अनक्लीन कंसिडर करते थे। तो कार्टर्स के बारे में जो ये रूमर थे ना वो जल्दी से फैल गए, लोग बात करना चालू किए तो वो फैलना चालू हो गया। तो जिससे हर किसी का जो रेजिमेंट था ना वो एक्साइटमेंट और एंगर में फैल गया था। कुछ जो सोल्जर्स थे वो कहते थे कि 40 ईयर्स बैक में ब्रिटिश ने कभी रिलीजन की इंसल्ट नहीं की थी, लेकिन उनके बोलने से क्या होता है, क्योंकि ये एंगर इतना ज़्यादा हाई था, जब अवध जो एनेक्स कर लिया था उसके कारण तो और ज़्यादा था, और ये करने के बाद तो उनका जो एंगर लेवल था वो और ज़्यादा आगे चले गया था। कई सिपोइज तो ये मानने लग गए थे कि ब्रिटिश जो है ना उन्हें कार्टिस के जो थ्रू है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ब्रिटिश का रिएक्शन क्या था, उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था। उन्होंने ये सोचे कि ये जो रूमर्स फैले हुए हैं, ये जो एंगर है वो धीरे धीरे अपने आप टाइम के साथ साथ फेड होते जाएंगे।
तो उन्होंने जो सीताराम पांडे था उनको एडवाइस किया कि आप अपने घर चले जाओ, लेकिन ये गुस्सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था और ये बहुत दूर तक फैल चुका था। तो ये जो कार्टरेज का इशू है ना, वो हमें दिखाते हैं कि कैसे रूमर्स, रिलीजियस फियर, पॉलिटिकल एंगर सारे के सारे कंबाइन होके ना जो सिपोइस के रिबेलियन है ना उसको और आग देने की कोशिश करते हैं। और ये जो इवेंट होता है ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, इसको और भी ज़्यादा इनएविटेबल बनाते हैं। म्यूटिनी ऑफ अपराइजिंग। तो 1857 में मेरठ में क्या होता है, सिपोय अपना ग्रुप लेकर रेबल करना चालू कर देते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेकिन ये धीरे धीरे अदर एरियाज़ में रेजिमेंट में स्प्रेड करना चालू हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो इससे क्या होता है, जो पीजेंट्स होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, ये सारे ज्वाइन करना चालू कर देते हैं क्योंकि वो मानते थे कि उनका जो कॉमन एनिमी है ना वो ब्रिटिश है। और ये म्यूटिनी जो होती है ना वो धीरे धीरे एक मैसिव आर्म्ड अपराइजिंग में कन्वर्ट हो जाती है अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। अभी रिवोल्ट हो कैसे रहा था, क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को हैंग कर दिया जाता है बैरकपुर में। 9 मई को 85 सिपोज, क्योंकि वो रिफ्यूज़ कर रहे थे कार्टिएज का यूज़ करने के लिए, तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 10 मई को क्या होता है, सिपोज जो होते हैं वो रिवोल्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं सारे जेलर को, मार देते हैं ऑफिसर्स को, सीज आर्म कर लेते हैं और फायर को सेट कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। और रातों रात वो लोग दिल्ली चले जाते हैं और स्प्रेड कर देते हैं रेबिलियन को। उसके बाद क्या होता है, सोल्जर्स चूज़ करते हैं बहादुर शाह जफर को एज देयर लीडर, लेकिन वो एग्री भी कर लेते हैं। उसके साथ वो रूलर्स को, बाकी अदर रूलर को ज्वाइन भी करने के लिए अर्ज कर लेते हैं। उनके सपोर्ट से ही बहुत सारे रूलर्स और पीपल इंस्पायर होते हैं और इससे ये जो अपराइजिंग मतलब कि ये जो रेबिलियन है वो और ज़्यादा स्प्रेड होने लग जाता है। द अपराइजिंग स्प्रेड। तो जो दिल्ली का रिवॉल्ट है मई 1857 का, ये न्यूज़ इतना रैपिडली स्प्रेड हो जाता है अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जैसे विद इन अ वीक जो सिपोज होते हैं अदर रेजिमेंट के अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, वो यूनाइट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश। दिल्ली में क्या होता है, ये रिवॉल्ट चालू होता है जब सिपोज जो है फ्री कर दिए जाते हैं प्रिजनर्स, जो वो प्रिजनर्स थे उससे। उसके बाद जो बहादुर शाह जफर है उनको उनका लीडर एज अ डिक्लेयर कर दिया जाता है। कानपुर लेड होता है नाना साहेब के थ्रू। उनके जो सिपोज होते हैं ना और लोकल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं ब्रिटिश गैरिशन में। लखनऊ में क्या होता है, ये अपराइजिंग रीच करती है रेसिडेंसीज तक, जहाँ पे क्या होता है, सिपोज और सिटीजन रेजिस्ट करते हैं ब्रिटिश फोर्स को। और ये जो सोल्जर्स थे वो सिर्फ एक पार्ट नहीं थे, मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि सिर्फ सोल्जर्स ही करे, जैसे नहीं, यहाँ के टाउन पीपल, पेजेंट्स, ज़मींदार, लोकल चिफ्स, ये सारे के सारे रेबेलियन को ज्वाइन करने लग जाते। और ये इतना ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रहा होता है, ये इम्यूनिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक लार्ज स्केल अपराइजिंग पे, जहाँ पे डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ रही होती है। मेन लीडर एंड सेंटर। कानपुर में जो लीडर होते हैं वो नाना साहेब होते हैं, वो ब्रिटिश को एक्सपेल कर देते हैं, मतलब कि निष्कासित कर देते हैं, खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं, बट रिकॉग्नाइज करते हैं सिंबॉलिक लीडर बहादुर शाह जफर को ही। लखनऊ में बिरजिस कदर जो होते हैं वो लीडर बन जाते हैं, मतलब कि नवाब बन जाते हैं। उनकी मदर जो होती है ना बेइज्जत हजरत महल, वो चार्ज ले लेती है और रेबल को लाइट करती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीडर होती है, वो एक तो सिपाही से लड़ भी रही होती है, वो तात्या तोपे को भी ज्वाइन कर लेती है बैटल में अगेंस्ट द ब्रिटिश। मंडला यानी कि मध्य प्रदेश में जो रानी अवंतीबाई लोधी होती है वो 4000 ट्रूप्स को लाती है, ज्वाइन करवाती है, ताकि वो फाइट कर पाए ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट में। ये रिवॉल्ट वाइड स्प्रेड था। यहाँ पे लोकल लीडर से लेकर ब्रेव वुमेन तक ने रेजिस्टेंस को शो किया था डिफरेंट रीजन में। रिवॉल्ट से ये पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि जो लोकल पीपल थे उनने भी ये जो अपराइजिंग था उसको एक मैसिव रेबेलियन बनाया था। रेबल की स्ट्रेंथ ये थी कि जो बहुत सारे बैटल्स में ब्रिटिश जो है ना उनके सोल्जर्स की जो नंबर है वो कम होते जा रहे थे, क्योंकि वो रेबल में हारते जा रहे थे। और तो और उनकी जो विक्ट्रीज थी ना वो लोगों को कॉन्फिडेंट बनाते जा रही थी, जो लोगों ने लड़ाइयाँ की थी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश रूल को कोलैप्स कर दिया था। अवध एक मेजर सेंटर था रिवॉल्ट का, जहाँ पे ज़मींदार, पीजेंट, लोकल लीडर्स ने एक्टिवली ज्वाइन किया था अपराइजिंग को। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, रानी अवंतीबाई के अलावा भी बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि अहमदुल्ला शाह जो कि फैज़ाबाद के थे। ये रिस्पेक्टेड मौलवी थे जिन्होंने रेज़ किया था एक लार्ज आर्मी को लखनऊ में। इनका मेजर रोल था क्योंकि इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था रेबल फोर्स को। बख्त खान ये बरेली के थे, ये एक चीफ कमांडर बने थे उस टाइम के रेबल फोर्स की, जो कि दिल्ली में था। इन्होंने बहुत मिलिट्री एक्सपीरियंस लाया था, डिसिप्लिन लाया था उस रेबिलियन में। कुंवर सिंह जो कि बिहार के एल्डरली ज़मींदार थे, उन्होंने बहुत मंथ्स तक ये लड़ाइयाँ बैटल को लड़ी थी और उन्होंने इंस्पायर किया था लोकल पीजेंट्स को, सोल्जर्स को, ताकि वो रेजिस्ट कर पाए ब्रिटिश को। ब्रिटिश तो पहले सारी चीज़ें लाइटली ले रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही है, तो उन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स मंगाए इंग्लैंड से रेबेलियन को क्रश करने के लिए। बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉ बनाए ताकि वो पनिश कर पाए रेबल्स को, प्रिवेंट कर पाए फर्दर अपराइजिंग्स को। सितंबर 1857 में ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया दिल्ली को। बहादुर शाह जफर जो कि सिंबॉलिक लीडर थे रिवॉल्ट के, उन्हें कैप्चर कर लिया गया और उनकी वाइफ बेगम जीनत महल के साथ उन्हें रंगून भेज दिया गया।
वहाँ से वो नवंबर 1862 में वो जेल में ही ख़त्म हो गए। यहाँ से मार्किंग होता है कि मुग़ल डायनेस्टी का यहाँ पे एंड हो गया था। बैटल एंड सप्रेशन। दिल्ली उस टाइम पे कैपिटल था, जैसे वो मेजर सिटी था। तो दिल्ली के फॉल के बाद जब दिल्ली को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था सितंबर 1857 में, तब भी वो जो अपराइजिंग था ना वो एंड नहीं हुआ था। जो रेबल्स थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन के, वो अभी भी फियर्सली फाइटिंग करते जा रहे थे। तो ब्रिटिश को ना ये जो बैटल है उसको तब वो चलते ही रह रहा था, जब तक उन लोग ने पूरा का पूरा रिगेन नहीं कर लिया अपना फुल कंट्रोल 1859 तक। तो 2 साल तक उनको लड़ाई लड़नी पड़ी थी। लखनऊ अवध। तो उस टाइम पे जो लखनऊ है ना वो मेजर सेंटर था रिवॉल्ट का। तो जो रेबल फोर्स थे, यहाँ तक कि वहाँ के उनके लीडर जैसे कि बेगम हजरत महल, वो भी रेजिस्ट कर रही थी बहुत स्ट्रांगली। बहुत मन हैवी फाइटिंग वो लोग की चल रही थी। तो ब्रिटिश ने कैसे भी इसे मैनेज कर लिया लखनऊ को रीटेक करने के लिए, और उन्होंने फाइनली लखनऊ को ले लिया 1858 में। बट ये जो रेजिस्टेंस था ना लखनऊ को लेने के बाद भी, जो उनके कंट्री साइड जो आजू बाजू के गाँव वाले एरिया थे, वहाँ पे ये रेजिस्टेंस अभी भी चल रहा था और बहुत टाइम तक ये झांसी बुंदेलखंड। तो झांसी की जो रानी है रानी लक्ष्मीबाई, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव क्वीन थी, और ये उस टाइम की फेमस जो लीडर थी रिवॉल्ट की वो बन चुकी थी। उसके बाद उन्होंने उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया था ना सिपोइस को, और उसके बाद उन्होंने भी बहुत जमकर लड़ाइयाँ की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स। ओके, इवन उनकी जो आर्मी थी ना वो आउटनंबर्ड हो गई थी, मतलब कि कम होते जा रही थी, फिर भी उन्होंने सरेंडर करना बिल्कुल भी चूज़ नहीं किया। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सरेंडर करना, और उसके बाद वो मर गई। उन्होंने मरना पसंद किया, ना कि सरेंडर करना। तो जून 1858 में वो अपनी किंगडम को बचाते बचाते वो खुद ही डिफिट हो गई, मतलब कि वो ख़त्म हो गई। मंडला मध्य प्रदेश। जो मंडला रीजन थी वहाँ पे रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की, उन्होंने क्या किया था, 4000 सोल्जर्स को इकट्ठे किए थे, ज्वाइन करवाया था कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ेंगे। और फिर उन्होंने भी बहुत लड़ाइयाँ की थी, लेकिन फाइनली जब वो उनके जो मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थे उनसे वो जब पूरी की पूरी सराउंड हो गई, तो उन्होंने चूज़ किया कि वो डेथ पसंद करेंगी, ना कि सरेंडर करना। तो उनका ये जो डेथ, मतलब कि सरेंडर को अपोज़ करना और बल्कि डेथ के लिए पूरा जुड़ जाना, ये एक सिंबल था करेज और सैक्रिफाइस का। सेंट्रल इंडिया में क्या हो रहा था, जो तात्या टोपे है, वो जनरल थे नाना साहेब के। तो उन्होंने कंटिन्यू किया था फाइट करना, मतलब कि उनके जो मेजर मेजर लीडर थे, उनके लीडर नहीं थे, वो ख़त्म हो चुके थे, फिर भी उन्होंने चूज़ किया था कि वो फाइट ही करते रहेंगे। और उन्होंने अडॉप्ट किया था गोरिल्ला वॉरफेयर। इसमें क्या होता है, ये ना सरप्राइजिंगली अटैक करते हैं, मतलब कि छुप छुप कर फॉरेस्ट में छुपते हैं, और उसके बाद ब्रिटिश को अपने ही ट्रूप्स के साथ मिलकर उनको हरैश करते हैं या फिर उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और उनके जो हिट एंड रन वाले टैक्टिक्स थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा चले थे। इसीलिए ब्रिटिश ने बहुत मन तक इनसे लड़ाइयाँ की थी, ये इतने जल्दी नहीं जीत पाए थे। इवेंचुअली वो लोग कैप्चर हो चुके थे, और उनके बाद 1859 में उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था। इतने सारे ट्रूप्स होने के बाद में, इतने अच्छे लीडर्स होने के बाद में भी ये जो रिवॉल्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो डिक्लाइन ऑफ रिवॉल्ट का बहुत सारा कॉज है। जैसे कि फर्स्ट ये है कि पहले स्टेजेस पे ये जो रिवॉल्ट थी वो सक्सेसफुल थी। तो इस सक्सेसफुल के कारण जो बहुत सारी विक्ट्रीज पा लिए थे रेबल्स ने, तो उसके कारण जो बहुत सारे सिपोइस थे उनको ये होप आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि जो ब्रिटिश रूल है ना वो ओवरथ्रो हो जाएगा। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किए थे, बहुत सारे फ्रेश जो ट्रूप्स है उसको इंग्लैंड से मंगा लिए थे, और जो की सिटीज़ है उसको रिगेन कर लिए थे। उन्होंने हमसे भी बेटर वेपन को यूज़ किया था, ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया था। तो इससे क्या होता है, जो रेबल्स होते हैं हमारे, उनको बहुत ही हैवी लॉस होता है। तो उनके जो डिफिट देखते हैं कि अब हम लोग हारते जा रहे हैं, तो उससे बैटल्स के कारण ये जो डिफिट होता है उसके कारण जो मॉरल है फाइटर्स का वो डिक्रीज़ होते जाता है, ब्रोक होते जाता है। ब्रिटिश ने ना रिकैप्चर करना चालू कर दिए थे, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाना चालू कर दिए थे। तो बहुत सारे फाइटर के बीच में ना कॉन्फिडेंस लूज़ होते जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन खत्म होते जा रहा था। स्टोरेज ऑफ वेपन्स, मतलब कि वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे। और की लीडर्स जो होते हैं ना, उनकी डेथ के बाद में ना अब उनको ऐसा फील होने लगता है, मतलब मास ऑफ डिजर्शन जो अमंग द रिबल्स है वो चालू हो जाता है। ब्रिटिश ने रेबेलियन को वीक करने के लिए क्या किए थे, रिवॉर्ड्स देना चालू करते थे जो उनके साथ लॉयल रहेगा, जैसे कि लैंड होल्डर्स। तो जो भी ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा ना, ब्रिटिश उन्हें अलाउ कर देगी कि वो अपना स्टेट रखेंगे, ट्रेडिशनल राइट रखेंगे। तो इससे बहुत सारे इंडियन एंकरेज हो गए थे उनके साइड आने के लिए। तो उन्होंने रेबेल करना छोड़ दिया था। ब्रिटिश ने ये भी अनाउंस कर दिया था कि वो जो रेबल्स है ना, अगर वो खुद खुद ही सरेंडर कर देंगे पीसफुली, तो वो उन्हें नहीं मारेंगे, और उसके बाद उन्हें पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी, और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी भी वो रख सकते हैं। और कंडीशन ये भी थी कि वो एक भी यूरोपियन को नहीं मारेंगे।
तो ये जो पॉलिसीज़ थी ना, बहुत सारे फाइटर्स को गिव अप करने के लिए एक बूस्ट मिल गया था कि वो गिव अप कर लेंगे। अब ये तो हो गई बात उनकी जो खुद ही सरेंडर कर देंगे, लेकिन जो सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने रेजिस्ट किया था, सरेंडर नहीं किए थे, तो उन्होंने ब्रिटिश ने क्या किया, उन्हें पनिश किया। हंड्रेड्स ऑफ सिपोज, नवाब्स, राजा, ये सबको कैप्चर कर लिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, या तो लटका कर या तो फिर तोप से उड़ाकर। तो इतना ब्रूटल जो उनके साथ सप्रेशन हुआ। फाइनली ये सब होने के बाद में ये जो रिवॉल्ट है ना, वो बंद हो गया। रिवॉल्ट तो ख़त्म हो गया था, लेकिन उसके बाद क्या, तो बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश ने फाइनली पूरे जगह पे अपना कंप्लीटली रिगेन कर लिया था कंट्रोल ओवर द इंडिया। लेकिन 1857 के रिवॉल्ट के बाद ये प्रूफ हो गया था, जो ओल्ड सिस्टम ऑफ रूलिंग है जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, वो अब इफेक्टिव नहीं है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट चार्ज लेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकल चेंजेस है वो भी वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी ना, उसे ख़त्म कर दिया जाता है और सारे के सारे पावर ट्रांसफ़र हो जाते हैं ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड को। इस पॉइंट पे इंडिया डायरेक्टली रूल होती है अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को अपॉइंट किया जाता है। ये मेंबर होते हैं ब्रिटिश कैबिनेट के। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे डिसीजंस के लिए, पॉलिसीज़ के लिए रिगार्डिंग इंडिया, जो इंडिया के बिहाफ में लिए जाने वाले। ऐसा नहीं कि अकेले लेते हैं, ये ग्रुप ऑफ एडवाइजर असिस्ट होते हैं। इन्हें बोला जाता है इंडिया काउंसिल। तो जो गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया, अब वो नहीं रहेंगे, उन्हें न्यू टाइटल दिया गया वॉइस रॉय का। यानी कि इसका मीनिंग होता है जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, जो ब्रिटिश क्राउन के, वो बोला जाता है। और ये जो वॉइस रॉय है ना, ये हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, जिसे ये डायरेक्टली आंसरेबल होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये सारे चेंजेस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग इंडिया के लिए, और वो जो कंपनी वाली एरा होती है जिसमें प्रॉफिट को ही देखा जाता है, उसे एंड कर दिया जाता है। रूलर के लिए भी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश ने प्रॉमिस करते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट है ना, अब वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। इंडियन रूलर को ये अश्योर करते हैं कि ये जो टेरिटरी है उनकी, वो फ्यूचर में ब्रिटिश नहीं लेंगे। और जो रूलर है उनके पास पूरा हक है, वो उनके पास पूरा राइट है कि वो अपना जो किंगडम है ना, वो अपने वारिस को दे सकते हैं। यानी कि वो अडॉप्टेड सन भी होंगे उनके एयर, वो उनको भी दे सकते हैं। तो इसमें ब्रिटिश बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी। उन्हें रूल करने के लिए तो बोल दिया जाता है, लेकिन जो इंडियन प्रिंस होते हैं, जो चीफ्स होते हैं, जो रूल करने वाले हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा ब्रिटिश क्वीन को एज देयर सॉवरेन पैरामाउंट। इसका मतलब ये होता है कि वो रूल करेंगे एज अ सबऑर्डिनेट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। इसका ये है कि वो इंडिपेंडेंस तो है, लेकिन उनका जो इंडिपेंडेंस है ना, वो नॉमिनल है, मतलब सिर्फ नाम मात्र के लिए ही है। मिलिट्री के लिए भी बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कि ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो इंडियन सोल्जर्स के नंबर को डिक्रीज़ करेंगे, ताकि हो सकता है कि फ्यूचर में और इंडियन सोल्जर्स रिबेल करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने यूरोपियन ब्रिटिश को वहाँ पे इंक्रीज़ करना चालू कर दिया, ताकि वो अभी भी स्ट्रॉन्ग रहे, कंट्रोल कर पाए आर्मी को, सप्रेस कर पाए। अगर कोई भी रिवॉल्ट होगा तो जल्दी से जल्दी उसे सप्रेस कर पाएंगे। और बहुत सारे जो सिपोज थे ना, पहले रिक्रूट किया गया था उन्हें अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सपोर्ट करते थे रिवॉल्ट को, जो 1857 में हुआ था। लेकिन 1857 के बाद में जो रिक्रूटमेंट हुई थी ना, वो शिफ्ट हुई लॉयल ग्रुप में, जो उनके साथ में ज़्यादा लॉयल रहते थे, जैसे कि गुरखा, जो सिख्स होते थे, पठान्स होते थे, उनको ट्रस्टवर्दी ये लोग कंसिडर करते थे ब्रिटिश खुद ही, तो ये उन लोगों को रिक्रूट करना चालू कर दिए थे। और ऐसे ही बहुत सारे जो सोल्जर्स डिफरेंट डिफरेंट रीजन, कास्ट और रिलीजन के मिक्स हुए ना, तो ब्रिटिश ने ट्राई किया कि वो प्रिवेंट करेंगे यूनिटी को अमॉन्ग द इंडियन ट्रूप्स। सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस भी हुए, जैसे कि ब्रिटिश मानते थे कि मुस्लिम ने ये रिवॉल्ट में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है, तो उन्होंने उसे बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस सा ट्रीट करना चालू कर दिए, एनिमी टाइप का देखना चालू कर दिए। और उनसे इकोनॉमिक और सोशल पावर छीनने के लिए उन्होंने जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स होते थे और जो नोबल्स होते थे, उनकी जो लैंड है, प्रॉपर्टी, उसको जब्त करना चालू कर लिए थे। एक मेजर रीज़न ये भी है 1857 के रिवॉल्ट का, कि जो ब्रिटिश है ना, वो रिलीजियस बिलीफ पर इंडियंस के इंटरफेयर कर रहे थे। इस एंगर को अवॉइड करने के लिए ब्रिटिश ने अनाउंस किया कि वो रिलीजियस बिलीफ, सोशल प्रैक्टिस इंडियंस के, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये कि अब वो रिफॉर्म्स के लिए फोर्स नहीं करेंगे, जैसे कि विडो रीमैरिज के लिए या क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटीज़ के लिए। और लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार यानी कि अपर क्लास लोगों का सपोर्ट पाने के लिए ब्रिटिश ने क्या किए थे, उनके लैंड को प्रोटेक्ट करना चालू कर दिए थे, ज़मीन को प्रोटेक्ट करना चालू कर दिए थे, और उन्हें सिक्योर राइट दिए थे ओवर देयर लैंड्स। ये सारी चीज़ों से ब्रिटिशर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी कि वो गेन कर पाए थे लॉयल अलाइज को, और उन्होंने मेक श्योर किया था कि अब आगे कोई भी फ्यूचर में अपराइजिंग को ज्वाइन ना कर पाए। समझ आया चैप्टर? और अगर समझ में आया तो हिट कर दो वो लाइक बटन को, शेयर विद योर क्लासमेट, सब्सक्राइब टू जॉइन अवर लर्निंग फैमिली फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट एवरी वीक। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।